Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अर्जुन। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर में आता है मोल कंसेप्ट, एंड मोल कंसेप्ट का नाम आपने सुना होगा। अगर क्लास 10th में नहीं सुना होगा तो क्लास 9th में सुना होगा। क्लास 9th में लड़के बोलते हैं कि सर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्वेश्चन इसके सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको ईजी एंड ईजी वे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिस नाम में छुपा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट हैं जो बेसिक हैं। उस बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे, तब हमको आगे वाला चीज़ समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आपने नाम सुना होगा एटॉमिक मास, मास नंबर, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास एंड एक और आता है मोलर मास। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक आपका क्या है? एटॉमिक मास। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे इसी के जस्ट बाद कि मास नंबर क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देन फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलर मास क्या होता है। ठीक है, तो इतने टॉपिक हम लोग आज यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहला टॉपिक जो हमारा एटॉमिक मास, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे सब नोट करते चलेंगे, क्योंकि आगे ये सब टॉपिक जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आगे का टॉपिक हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास और मास नंबर में कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एटॉमिक मास, मास नंबर दोनों का वैल्यू तो एक ही आता है, बट डिफरेंस क्या है। आज मैं उस डिफरेंस को यहाँ पे क्लियर करूँगा, जो कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है तो देखेंगे, द एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट एबंडेंस इज नोन एज एटॉमिक मास। ठीक है ना। जैसे कि क्लास 9th में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, तो आपने आइसोटोप्स के बारे में सुना होगा। आइसोटोप्स होते क्या हैं, क्लास 9th में ही पढ़ा है, क्योंकि क्लास 9 जो होता है, क्लास 11 जो होता है वो क्लास 9 के इक्विवेलेंट होता है, एंड क्लास 12 जो होता है क्लास 10 के इक्विवेलेंट होता है। तो आपको ये पता होगा। तो जो चीज़ आप क्लास 9th में पढ़े होंगे वो हमको क्लास 11th में पढ़ना होगा। ठीक है ना। तो वहाँ पे आपने आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में पढ़ा होगा। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, बट उसका मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आपने पढ़ा होगा, 1H1, 1H2, 1H3। ये 3 आइसोटोप आप पढ़े होंगे। आगे हम लोग पढ़ लेंगे अरे यार, चलो आगे बात करना है। तो आइसोटोप्स के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि आइसोटोप्स होता क्या है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट देयर मास नंबर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं आइसोटोप्स जो होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होता है, 1H1, 1H2, 1H3 आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग यहाँ आइसोटोप्स के बारे में बात नहीं करना है, यहाँ पे बस देखना है कि आइसोटोप्स इससे रिलेशन क्या है। देखेंगे, द एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट एबंडेंस इज नोन एज एटॉमिक मास। मतलब क्या है कि एटॉमिक मास हम किसी एक एलिमेंट को देख के नहीं बता सकते हैं। उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे, उस हर एक आइसोटोप्स का जो एवरेज मास होगा, ठीक है ना, जो एवरेज मास होगा उसी एवरेज मास को हम उसका क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी कभी आप सुने होंगे क्लोरीन, ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35.5 होता है। एक्चुअली 35.5 आया कहाँ से, 35.5 आया कहाँ से, तो कैसे आता है, तो हम बोलेंगे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं।
ठीक है ना। एक आइसोटोप होता है क्लोरीन 35 एंड एक होता है क्लोरीन 37। जो क्लोरीन 35 वाला जो आइसोटोप्स है ये पाया जाता है 75% एबंडेंस में, एंड जो क्लोरीन 37 है वो पाया जाता है 25% एबंडेंस में। ठीक है, जब दोनों का हम जब एवरेज लेते हैं तो एवरेज के बाद जो हमारा वैल्यू आता है वो आता है 35.5। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एवरेज एटॉमिक मास। और यही एवरेज एटॉमिक मास हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके बाद कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, दो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ये भी क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन का हमारा मास नंबर 35, इसका हो गया 37। ये हमारा 75% में है, ये 25% में है। ठीक है, अब जब दोनों का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज मास इक्वल टू होता है, एवरेज मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसका जो मास नंबर है, इस मास नंबर को हमने यहाँ लिखा इनटू इसका परसेंटेज कितना है 75% एंड प्लस इसका मास नंबर लिखेंगे 37 और इसका जो परसेंटेज कितना है 25। ठीक है, और ये 75 और 25 कितने में है, तो हम बोलेंगे 100 में है, तो हम इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे और सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 35.5। ठीक है, यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। और वही हमारा क्या कर रहा है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी एटॉमिक मास होता है उसकी वैल्यू हमेशा किस में आएगा, तो हम बोलेंगे फ्रैक्शन में आता है। ठीक है ना, तो एटॉमिक मास की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, फ्रैक्शन में आ सकता है। जरूरी नहीं है फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन में भी आ सकता है और हो सकता है कि कुछ वैल्यू बराबर भी हो सकता है, जैसे 55 है तो 55 ही हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू का भी बता रहे हैं, क्यों इसको हम IGT जैसे लिख दिया 51 के क्यों नहीं आई, उसको ईजी मतलब जैसे ही हम ईजी वे में उसको लर्न कर सके, याद कर सके। ठीक है ना, तो देख लेंगे क्या है एलिमेंट एटॉमिक मास। एलिमेंट्स और उसके एटॉमिक मास क्या क्या है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमको मतलब स्टार्टिंग 30 एलिमेंट का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। अगर 30 एलिमेंट का एटॉमिक मास याद कर लेते हैं हाइड्रोजन टू जिंक, तो हम कोई भी क्वेश्चन इजी वे में कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या है, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, हीलियम इज 4, लिथियम इज 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन इज 12, नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16, फ्लोरीन इज 19, नियॉन इज 20 ये पता ही है नोबल गैस होता है, सोडियम इज 23, मैग्नीशियम इज 24 एंड एल्युमिनियम इज 27, सिलिकॉन इज 28 एंड फॉस्फोरस इज 31, सल्फर इज 32, क्लोरीन अभी हमने बताया 35.5 आया कहाँ से। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आर्गन, आर्गन इज 40, उसके बाद पोटेशियम कितना है, दिस इज 39, कैल्शियम आ गया फर्दर 40। तो मतलब आर्गन और कैल्शियम का 40 है, तो एक तरह का क्या है आइसोबार्स है, जब हम एक पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर होगा। ठीक है, बात करें स्कैंडियम, अब कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्कैंडियम इज 45, टाइटेनियम इज 48, वेनेडियम इज 51, क्रोमियम इज 52, मैग्नीज इज 55, आयरन इज 56, कोबाल्ट इज 58.9 और कोबाल्ट हो गया यहाँ पे सॉरी हाँ कोबाल्ट इज 58.9 और निकिल इज 58.6। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, इन दोनों में डिफरेंस कम है, इसलिए हमने यहाँ पे 58.9 लिखा दिया। उसके बाद है कॉपर, कॉपर है 65.5 और जिंक हो गया 66। अब कहेंगे आप अभी बोले हैं कि ये होता है दिस जो एलिमेंट्स होते हैं इसका मास, एटॉमिक मास जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है। हाँ फ्रैक्शन में होता है, जैसे कि हम बात कर लें, जैसे कि आयरन है, आयरन का मास होता है 55.8 समथिंग होता है, तो उसको हम लोग क्या करें राउंड ऑफ करके उसको 56 कर ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे करके हम इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर वही डेसिमल में रहेगा तो हम उसको याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो जो डेसिमल में हमको जस्ट दिया रहेगा उसको याद करना है। जैसे कि कॉपर दे दिया 65.5, तो इसको हमको डेसिमल में याद रखना होगा। एंड कॉपर और निकल दोनों डेसिमल में है, इसको याद रखना क्योंकि दोनों की वैल्यू अगल बगल है, पास पास, इसलिए याद। उसके बाद क्लोरीन हो गया 35.5, इसको हमको याद रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से। बट इसके जो वैल्यूज होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 नहीं होता
होता है 1.00 समथिंग होता है, तो उसको 1.00 समथिंग को हम सिंपली 1 मान ले रहे हैं, जिसके वजह से हमको ईजी वे में ये हमको याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप चाहें तो बुक में देख सकते हैं, हाइड्रोजन का 1.00 समथिंग दिया है और हीलियम का 4.00 समथिंग दिया, उसको सिंपली हम लोग 4 मान रहे हैं। तो इस तरह से हमको हाइड्रोजन से लेके जिंक तक एटॉमिक मास ऐसे याद करना है। तो एटॉमिक मास होता क्या है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास से मास नंबर कैसे डिफर होता है। तो अभी हमने बताया एटॉमिक मास जो होता है द एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट एबंडेंस। मतलब डिफरेंट एबंडेंस का मतलब क्या है, क्लोरीन 35 जो हो 75% एबंडेंस में है और क्लोरीन 37 जो हो 25% एबंडेंस है, तभी तो 75 और 25 कितना हो गया 100%। हम क्या करेंगे, इसका मास और इसका परसेंटेज दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस इसका मास और इसका परसेंट दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय, ये परसेंटेज कितने में 100 में है तो इसलिए डिवाइड बाय 100 कर दिया, और इसको सॉल्व जब करेंगे तो वैल्यू आ रहा 35.5। तो इस तरह से हम एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। आई होप आपको एटॉमिक मास क्लियर हो गया होगा, और ये जितने भी एटॉमिक मास मैंने लिखवाया हुआ है इसको आप लर्न कर लेंगे, क्योंकि इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब तक नहीं दिया रहा हम ऐसे फाइंड नहीं, कि इतना हमको याद करना ही करना होगा। हाइड्रोजन से लेके जिंक तक आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा केवल कैल्शियम तक, लेकिन आगे हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट और यहाँ पे हमको ऐड करना होगा। कैल्शियम के बाद भी ये एलिमेंट हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं मास नंबर क्या होता है और उसका एटॉमिक मास से कैसे हम लोग उसको डिफर करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मास नंबर के बारे में, एंड मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है। तो जैसे हमने पढ़ा था एटॉमिक मास जो होता था वो एवरेज मास होता था, जिसमें आइसोटोप्स थे तो वो आइसोटोप डिफरेंट एबंडेंस में थे, तो उसका जो एवरेज मास निकलता था उसको बोलते थे एटॉमिक मास। एंड एटॉमिक मास की जो वैल्यू होती थी वो ऑलवेज किस में आती थी, फ्रैक्शन में आता था। जैसे हमने बात किया क्लोरीन का 35.5 एंड हमने बात किया था कॉपर का 65.5, या हाइड्रोजन का ही बात कर लें तो हाइड्रोजन था 1.00 था समथिंग। ठीक है, तो हमने उसको इजी करने के लिए हाइड्रोजन के लिए 1 लिखा था, वो वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, बट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे होता क्या है, देखेंगे ये आपने पढ़ा होगा। जैसे दिया है द काउंट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नोन एज मास नंबर। मतलब क्या है, जब हम नंबर कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट में जितना उसका प्रोटॉन का नंबर है और जितना उसके पास न्यूट्रॉन का नंबर है, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जब हम लोग आपस में ऐड कर देते हैं तो वो जो काउंटेबल यूनिट होती है वही जो दोनों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। या सिंपली हम बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा दोनों को मिला के जो वैल्यू आता है वही हमारा क्या कहलाता है, मास नंबर। आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आता है ना, मास नंबर क्या है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, एंड इसी नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसको एन से बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। अब यहाँ पे अगर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आ जाए तो हम कैसे करेंगे, किसी एलिमेंट के ऊपर ये मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखेंगे एक्स क्या है, यहाँ पे सिंबल ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, नीचे हमारा क्या लिखा हुआ, जेड। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड ऊपर में क्या है, ए है, ए को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नोन एज मास नंबर। और जो मास नंबर की वैल्यू जो आती है, इट हैज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये हमेशा इस तरह का होगा 1 2 3 4 5 6 7 40 80 90। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू कभी जैसे कि 19.5 20.1 ऐसे कभी वैल्यू नहीं होगा, बिकॉज जो मास नंबर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, एक काउंटिंग यूनिट, मतलब एक काउंट होता है। मतलब हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों का समेशन होता है, प्रोटॉन का नंबर का और न्यूट्रॉन के नंबर का समेशन को बोलते हैं। तो प्रोटॉन का नंबर कभी इंटीजर, मतलब कभी वो फ्रैक्शन में तो होगा नहीं कि प्रोटॉन हो गया 1.5 या 2.5 या 3.5, ऐसा तो होगा नहीं। न्यूट्रॉन भी कभी 2.5 3.5 तो होगा नहीं। प्रोटॉन का नंबर हमेशा 2 3 4 5 6 7 ऐसे होगा, न्यूट्रॉन का नंबर 2 3 4 5 6 6। तो इंटीजर वैल्यू, जब दोनों इंटीजर वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे तो इंटीजर ही होगा, और इंटीजर होगा यहाँ
पे, तो हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो यही डिफरेंस होता है हमारा मास नंबर और एटॉमिक मास में। मतलब एटॉमिक मास हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू आता है, लेकिन मास नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन नहीं होता है, इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर आता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, इसी के थ्रू एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है, कोई भी जैसे एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एलिमेंट हमारा सोडियम हो गया Na, अगर 11 और 23 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 11 इसका रिप्रेजेंट कर रहा है जेड वैल्यू, जेड वैल्यू रिप्रेजेंट करता है इसका एटॉमिक नंबर, और उसी एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 11। 23 क्या है, 23 को हम लोग ए बोलते हैं, ए क्या हमारा मास नंबर है, मास नंबर कितना हो गया 23। और हमको पता है फॉर्मूला A=Z+N होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए दिया हुआ है, जेड दिया, हम एन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, ए, और जेड इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, देखेंगे जेड इधर आया तो माइनस हो गया, तो ए माइनस जेड क्या 23 माइनस 11 कितना हो गया 12। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अभी कभी क्वेश्चन में क्या है, जेड दे दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे सकता है, और पूछ देगा कि मास नंबर क्या होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कैल्शियम नीचे में दिया 20, ऊपर में दिया है 40, तो नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जेड हो गया 20, और 40 क्या है हमारा मास नंबर है, मास नंबर कितना दिया है 40, तो देखेंगे मास नंबर 40 हो गया। अब क्या है, n इक्वल टू, हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था A=Z+N, तो यहाँ पे क्या n की वैल्यू क्या होगा, तो a में से हम z को माइनस कर देंगे, n की वैल्यू आ गई, तो n=A-Z क्या होगा 40 - 20 हो गया 20, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा मास नंबर निकलता है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा दिया है तो उसका हम या तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है तो हम उसका मास नंबर फाइंड कर सकते हैं, या मास नंबर दिया है तो हम उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, ठीक है। तो जैसे हमने एटॉमिक मास पढ़ा था, तो एटॉमिक मास के जैसा ही हमारा क्या है मॉलिक्यूलर मास। जैसे हम किसी एटम का हम लोग क्या निकालते थे, एटॉमिक मास, उसी तरह हम किसी मॉलिक्यूल का निकालेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास। तो देखेंगे क्या है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज इस मॉलिक्यूलर मास। मतलब क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी ऐसा कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक है, उस एटम सब एटमों का क्या होगा, जब हम सम करेंगे, उसके एटॉमिक मास का सम करेंगे तो जो निकल के आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। पहले देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या है। यूनिट इसका होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और U जो एटॉमिक मास का यूनिट था वही हमारा मॉलिक्यूलर मास का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखेंगे। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे H2O है, ठीक है। हमने एटॉमिक मास लाइन से हाइड्रोजन से लेके हमने जिंक तक देखा था कि हाइड्रोजन से लेके जिंक तक एटॉमिक मास क्या था, वो हमको 30 एलिमेंट का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। अगर वो याद है तो हम कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे H2O क्या होता है, वाटर होता है। हमको पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, तो कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद प्लस हमने क्या बताया, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 1 × 2 हो गया। प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हम बोलेंगे 16 होता है, मल्टीप्लाई प्लस 16 कर दिया, तो यहाँ हो गया 2 × 1 = 2, 2 + 16 कितना हो गया 18, इसको लिख दिया 18U। U क्या है, उसका यूनिट है जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, या उसी को बोलते हैं AMU, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर, तो हम बोलेंगे 2, तो 16 × 2 कितना हो गया 32, एंड 32 + 12 कितना हो गया 44। तो मतलब हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 44U है। अगर हम एग्जाम में लिख के आ जाते हैं केवल 44, तो दिस इज टोटली रॉन्ग, उसको लिखना होगा 44U, ठीक है। आगे देख लें NO2 में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास सबको पता है 14 होता है। अगर नहीं पता है तो आप एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा कि एटॉमिक मास जो भी हमने एलिमेंट हाइड्रोजन से लेके और जिंक तक लिखवाया था किसका एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। यहाँ देखो नाइट्रोजन का हो गया 14,
ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 16 इंटू 2 कितना 32, 32 प्लस 14 कितना हो गया 46 U। ठीक, दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ NO2। उसके बाद बात कर लेते हैं H2SO4। H2SO4 आपको पता होगा, दिस इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। एंड सल्फ्यूरिक एसिड में देख लेंगे हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, एक हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, सल्फर कितना है सिंगल है इसलिए हमने 32 लिखा, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 16 है, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 है तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, सबको हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो कितना आ गया 98U। एंड दिस 98U इज द मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट HNO3। HNO3 नोन है नाइट्रिक एसिड। इसमें एटॉमिक इसका मोलिकुलर मास देखेंगे, हाइड्रोजन इज 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो कितना आ गया दिस इज 63U। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं H3PO4। H3PO4 में देखेंगे दिस इज नोन एज फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 3, तो 1 इंटू 3 प्लस फॉस्फोरस इज 31 एंड प्लस ऑक्सीजन इज 16, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया, सबको ऐड कर दिया कितना आ गया 98U। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल और लेने, जैसे कि हमको फाइंड करना है अमोनिया NH3 हमने निकाला, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 14, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 14 एंड प्लस 3 कितना हो गया 17U, ये हो गया। इसी तरह से हम बात कर लें CH4 का, इसको बोलते हैं मीथेन गैस, तो कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना 1, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो टोटल क्या होगा 12 प्लस 1 4 जा 4, तो क्या होगा 12 प्लस 4 कितना हो गया 16U। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड्स का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का हम लोग क्या कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। आप सिंपल वे में O2 का दिखाएं तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 32U। इसी तरह नाइट्रोजन देख लें N2, एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 नाइट्रोजन है 2 से मल्टीप्लाई किया कितना 14 इंटू 2 कितना हो गया दिस इज 28U। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने वाला हूँ जो कि आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको आता होगा, लेकिन कहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं, कहाँ पे हम लोग फार्मूला यूनिट मास यूज करते हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो और क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट मैं लिखवाने जा रही, हो सकता है ये चीज़ें आपको समझ में आता हो या पहले से आता होगा और अच्छी बात है, लेकिन जो पॉइंट अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है। तो देख लेंगे क्या है मॉलिक्यूलर मास हम लोग किस तरह के कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, किस तरह के कंपाउंड के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे जो कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड होता है उस तरह के कंपाउंड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास। एंड कोवैलेंट कंपाउंड मतलब कहाँ फॉर्म होता है, जब हम कहीं भी देखेंगे कि जब दो नॉन मेटल के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो उस तरह का जो कंपाउंड बनता है उसको कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और इस तरह के बॉन्डिंग जो होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू होता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है दो एटम के बीच में, ठीक है ना। तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो कोवैलेंट कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। आगे हम बात करेंगे फॉर्मूला यूनिट मास, एंड फॉर्मूला यूनिट मास इज यूज फॉर आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड हमेशा फॉर्म होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, एंड आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो यही डिफरेंस होता है। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग यूज करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड के लिए, एंड कहीं पे भी आयनिक कंपाउंड आ जाए तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे molecular mass is used for covalent compound। जैसे क्या होगा बॉन्डिंग बिटवीन
नॉन मेटल्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट। जो कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, इसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं एटॉमिक मास से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट मास। चलिए आगे बात कर लेते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ हमने देख लिया। तो जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया उसी तरह से फॉर्मूला यूनिट मास भी फाइंड करते हैं, बस इसके डिफिनीशन में थोड़ा सा चेंजेज हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे कि हमने फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर मास में देखा था क्या, कि सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, लेकिन इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते। NaCl जो है वो मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट। बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक मेटल है, दूसरा हमारा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। और मेटल के ऊपर क्या आता है, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल के ऊपर क्या आता है, निगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे हम मॉलिक्यूलर मास हम लोग जहाँ पे यूज को कोवैलेंट बॉन्ड के लिए, कोवैलेंट कंपाउंड के लिए था, क्योंकि दोनों को दोनों क्या थे, नॉन मेटल थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूला यूनिट मास में कब यूज करेंगे और मॉलिक्यूलर मास यूज कब करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है कि द सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज इट्स फॉर्मूला यूनिट मास। इसका भी यूनिट वही है, सेम है, AMU या सिंपली U बोलते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। आगे देख लेंगे, इट इज यूज फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कब होगा, जब बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। एंड हमने इसके पहले वाले में बताया था मॉलिक्यूलर मास में, तो वहाँ पे हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड यूज करते थे। एंड कोवैलेंट के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं वहाँ पे, कि बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड बॉन्डिंग बिटवीन द नॉन मेटल्स, जिसे दो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो आज क्लियर हो गया फॉर्मूला यूनिट मास का भी यूज करेंगे वो, ठीक है। देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हमने ले लिया NaCl। तो NaCl जैसे कि कैलकुलेशन हमने मॉलिक्यूलर मास में जैसा कैलकुलेशन किया था, सेम टू सेम कैलकुलेशन यहाँ भी है, ठीक है ना। यूनिट भी वही है, बट क्या करना है कि कब हम लोग किस कंपाउंड के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे और किस कंपाउंड के लिए हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास यूज करेंगे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो देखेंगे NaCl 23 होता है Na का, क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड कर दिया 58.5 हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया, मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक मास 24 एंड क्लोरीन होता है 35.5। क्लोरीन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 95U। U इज द यूनिफाइड मास। Na2SO4 दिस इज नोन एज सोडियम सल्फेट। सोडियम का हो गया 23, कितने सोडियम है 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस सल्फर इज 32 प्लस ऑक्सीजन इज 16, कितने ऑक्सीजन है 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है 142U। नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेंगे कैल्शियम का होता है 40 एटॉमिक मास एंड कितने कैल्शियम है 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस फॉस्फोरस का कितना होता है 31, टोटल फॉस्फोरस कितना है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 4 तो पहले ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 × 2 कितना हो गया 8। तो सबको ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है 310 UR। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है ना। अब फॉर्मूला यूनिट मास के बाद एक टर्म आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही टर्म्स हमको याद रहेगा तो हम लोग मोल कंसेप्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट टर्म्स इज नोन एज मोलर मास। अब बात कर लेते हैं मोलर मास क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेते हैं मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, आज का ये सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मोलर मास क्या होता है। तो मोलर मास हम डिफाइन कर सकते हैं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, या कंपाउंड हो सकता है, इज नोन एज इट्स मोलर मास। तो समझ गए होंगे, किसी एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मोलर मास। जैसे हम बात करें कि ऑक्सीजन के 1 मोल का जो मास होगा वही उसका क्या होगा, मोलर मास, या H2SO4 के 1 मोल का जो मास होगा वही उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का जो मास होगा वही उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो देख लेंगे क्या है यहाँ पे मोलर मास
समझ में आ गया होगा डिफिनीशन क्या होता है, यूनिट क्या हो जाता है इसका, ग्राम। जैसे हम मॉलिक्यूलर मास की यूनिट यूज करते थे AMU या U, यूनिफाइड मास या AMU, ठीक है। उसी तरह से मोलर मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम में होती है, इसको बोलते हैं ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। मतलब मोलर मास की जो यूनिट होती है ग्राम पर मोल होता है, मतलब एक मोल में जो उसका मास होता है वही उसका क्या हो जाता है, उसका मोलर मास, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, O2, तो O2 कितना है 16 × 2, तो कितना हो गया 32। जब हम मोलिकुलर मास फाइंड करते थे तो वहाँ पर लिखते थे 32U, बट मोलर मास में हम लोग यूज करेंगे 32G, क्योंकि मोलर मास को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राम में, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम ध्यान देंगे, मोलिकुलर मास पूछेगा तो 32U एंड मोलर मास पूछेगा 32G, यही डिफरेंस होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, कार्बन इज 12 प्लस ऑक्सीजन इज 16, कितने ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई किया, सब कुछ वही है, कैलकुलेशन इज सेम, बट डिफरेंस केवल यूनिट में आ रहा है मोलिकुलर मास और मोलर मास में, ठीक है। तो ये आ गया 44G, लेकिन मोलिकुलर मास में ये होता था 44U, लेकिन यहाँ पे 44G है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे H2SO4, हमने सबको ऐड किया तो ये आ गया 98G, लेकिन मोलिकुलर मास में क्या था 98U, आपको क्लियर हो गया होगा। HNO3 में 63G आया, मोलिकुलर मास में हमने फाइंड किया था 63U। उसी तरह से NaCl का देख लेंगे, 23 प्लस 35.5, क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को ऐड कर दिया कितना हो गया 58.5, G हो गया यहाँ पे ग्राम, लेकिन मोलिकुलर मास में हमने फाइंड किया था, फॉर्मूला यूनिट मास में 58.5U, ठीक है। H3PO3 में देखेंगे 1 × 3 प्लस फॉस्फोरस इज 31, ऑक्सीजन इज 16, कितने ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई किया, सबको ऐड करने के बाद आंसर कितना आ गया 82U। ये हो गया हमारा क्या, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी का भी मोलर मास, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट टर्म पे हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आने वाले हैं जो कि आपको उसमें फंसते हो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद ये चीज़ आपको कभी फंसेगा नहीं, दैट इज नोन एज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है, आप नाम सुनते ही डर जाते हो कि अरे ये मोल कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्लास 9 में मोल कंसेप्ट आपने सॉल्व किया होगा, क्लास 10th में तो नहीं था, लेकिन 11th में फिर से मोल कंसेप्ट आने वाला है, तो उसको अगले वीडियो में आप अच्छे से उसको देखिएगा। जो टॉपिक आज ने हमने पढ़ाया इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो अगला वीडियो आपको समझ में आएगा। और ये जो मूल कंसेप्ट जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज़्यादा अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो ये चीज़ आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको लेके कि बहुत ज़्यादा डरावना है चाहे ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको जो कंसेप्ट आज हमने पढ़ाया ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, कल से मूल कंसेप्ट आपको ईजी हो जाएगा, आप उंगली पे मूल कंसेप्ट को नचा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जैसे जो टॉपिक हमने पढ़ाया उसको एक बार पढ़ लेंगे आप लोग तो अगला टॉपिक आपको ईजी लगेगा, ठीक है ना। तो मूल कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं, मूल होता क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अर्जुन एंड शेयर टू योर फ्रेंड आल्सो। थैंक यू।